नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आज हम आपके सामने लाए हैं कक्षा 7 के विज्ञान के चैप्टर 2 तंतुओं से वस्त्र तक। पिछली कक्षा में कक्षा 6 में हमने पढ़ा था रेशों से या तंतुओं से वस्त्र तक। उस हिस्से में हमने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों से वस्त्र बनने की प्रक्रिया सीखी थी, समझी थी। अब कक्षा 7 में हम जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को सीखेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा, जो पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे हैं वो है कपास और जूट, जबकि जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं वो है ऊन और रेशम। ऊन और रेशम को प्राप्त करते हैं जिससे कि वस्त्र बनता है। जंतुओं से प्राप्त रेशों को जांतव रेशे और पौधे से प्राप्त होने रेशों को पादप रेशे कहा जाता है। इसे कपास से जो बनते हैं वो है कागज, सूती वस्त्र, चादर और पर्दे, ये बनते हैं। जबकि जूट की बात करते हैं तो जूट से रस्सी, बोरा, दरी, ये सारी चीजें बनती हैं। जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उसमें प्रमुख हैं ऊन और रेशम। ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से या याक के शरीर के बालों से, जबकि रेशम के कीट के कोकून से प्राप्त होते हैं। ऊन का इस्तेमाल कहाँ होता है? स्वेटर और गर्म कपड़े के रूप में, जबकि रेशम का इस्तेमाल कहाँ होता है? रेशमी वस्त्र के निर्माण। अब बात करते हैं ऊन प्रदान करने वाले कौन कौन से जंतु। ध्यान दीजिएगा, जब भी प्रश्न उत्तर हल करेंगे तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर भी यही होगा, इसलिए यहां से देखकर इसको चलते रहेंगे। इसको यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन से हैं? सामान्यतः भेड़ की त्वचा के बाल से प्राप्त किए जाने वाले मुलायम घने रेशे को ऊन कहा जाता है। ऊन किसे कहते हैं? भेड़ की त्वचा से जो बाल प्राप्त होते हैं, मुलायम घने बाल होते हैं, उन्हीं को हम ऊन कहते हैं। हालांकि कुछ अन्य जंतुओं जैसे कि याक, ऊंट, बकरी आदि के शरीर के बालों का भी उपयोग हम ऊन प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसी ऊन को हम बाजार से लाते हैं और स्वेटर बनाते हैं। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके हुए जंतु पाए जाते हैं वहां पर उन रेशों से ऊन प्राप्त हो जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अंगोरा बकरी है, उससे अंगोरा ऊन प्राप्त होगा। कश्मीरी बकरी एक और है पश्मीना, पश्मीना ऊन की सालें बनती हैं। याक क्या है? एक ये भी जीव है, जंतु है जो कि तिब्बत और लद्दाख में पाया जाता है, इससे भी ऊन प्राप्त होता है। दक्षिण अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतु भी पाए जाते हैं जिनसे ऊन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमने कुछ जंतुओं के नाम जान लिए कि कौन कौन से जंतुओं से ऊन प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र भी देख लेते हैं। घने बालों वाली भेड़, याक, ऊंट और नीचे के जो चित्र बने हुए हैं, लामा है, बकरी है, अंगोरा है और एल्पेका है, इनसे ऊन प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त करते हैं? जो सिर के बाल होते हैं उसकी अपेक्षा जो शरीर में बाल पाए जाते हैं मनुष्यों के, वो क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। वैसे ही भेड़ों में होता है। भेड़ों में दाढ़ी के जो बाल होते हैं वो रूखे होते हैं, बाकी जो त्वचा में बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट मुलायम होते हैं। तो जो मुलायम बाल होते हैं इन्हीं का इस्तेमाल हम करते हैं। भेड़ पालन और प्रजनन। हमारे देश में क्या होता है, जो भेड़ होती है उनका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? उनके उत्पादन के लिए करते हैं। खासतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल और सिक्किम यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, साथ में गुजरात के कुछ मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी खूब भेड़ें पाले जाती हैं। भेड़ क्या होती है? प्रमुख रूप से शाकाहारी होती है, यानी कि केवल घास पत्ती खाती हैं और कुछ नहीं। घास पत्ती खाना पसंद करती हैं। इसके अलावा चारे के रूप में ये मक्का, ज्वार, खली आदि भी खा लेती है, दाल भी खा लेती हैं। जितना अच्छा आप इनको खिलाएंगे पिलाएंगे उतने अच्छे गुणवत्ता का इनका रेशा प्राप्त होगा, और जितना अच्छा इनको आप जलवायु देंगे, जितना अच्छा इनकी देखभाल करेंगे, उतना ही बेहतरीन रेशा आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। अच्छे रेशे होंगे तो पैसे भी अच्छे प्राप्त होते हैं। तो भेड़ की कुछ नस्लें ऐसी होती हैं जिनके बाल, शरीर में खूब घने घने बाल होते हैं और बड़ी मात्रा में, अच्छी मात्रा में इनसे ऊन प्राप्त होता है। दिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न भी आया हुआ है, आप आगे हल करेंगे। प्रश्न है दिया हुआ है, अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए क्या होता है?
अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में चुन लिया जाता है, और इस चुनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रजनन। क्या बोलते हैं? वर्णात्मक प्रजनन बोला जाता है। वर्णात्मक प्रजनन क्या है? नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनका चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहा जाता है। आप बात करते हैं कौन कौन सी नस्लें होती हैं, जैसे कि बाखरवाल। प्रश्न नंबर 6 देखिए, यहां से नोट कर लीजिएगा, इससे नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 6 प्रश्न होगा, उसमें पूछा जाएगा कि ऊन प्राप्त, जिससे ऊन प्राप्त होता है, उन नस्लों का नाम लिखना है। तो उन नस्लों का नाम यहाँ लिखा, उत्तर नंबर 6 में देख लीजिए। पहला है क्रम संख्या, इधर नाम, इधर राज्य, इधर गुणवत्ता। लेकिन जो उत्तर लिखना होगा प्रश्न नंबर 6 में, वो केवल इतना ही लिखना है, ऊपर से लेके नीचे तक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक, पार्ट वहां तक, केवल ये दोनों कॉलम लिखने हैं बस। इसके अलावा और कुछ लिखना नहीं, केवल इतना ही उत्तर में लिखना है प्रश्न नंबर 6 में। बाकी पढ़ लेते हैं पूरा। बाखरवाल जम्मू और कश्मीर ऊनी साल प्राप्त होते हैं। रामपुर बुसायर उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में होते हैं। इससे क्या होता है? भूरे ऊन वाले कंबल बनते हैं। इसके अलावा नाली प्रजाति होती है, नस्ल होती है, राजस्थान पंजाब हरियाणा में होती है, जकलीचे बनते हैं इससे। लोही राजस्थान पंजाब में होते हैं, ऊनी वस्त्र बनते हैं। मारवाड़ी गुजरात में, इससे मोटी और रुक्ष बहुत ही सख्त ऊन वाले कंबल बनते हैं। इसके अलावा पाटनवाड़ गुजरात में है, जो कि इससे होजरी के लिए प्रसिद्ध है, होजरी बनती है इससे। फिर देख लेते हैं प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है। बाखरवाल, रामपुर, बुसायर, नाली, लोही, मारवाड़ी और पाटनवाड़। तो इनको नाम याद रखने, परीक्षा में प्रश्न आता है और किताब में भी प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 6। अगला जो टॉपिक है दिया, भेड़ों से ऊन में संसाधित करने की विभिन्न चरण। तो ऊन बनाने की प्रक्रिया भेड़ के रेशों से दिया हुआ। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी है ये, इसको ध्यान से उत्तर के रूप में लिख भी लीजिए आप, और इसको पढ़ते भी चलते हैं, दोनों काम एक साथ हो सकता है। भेड़ के बालों को ऊन के धागों में बदलने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। इसके कई चरण होते हैं। पहला चरण भेड़ के बालों की कटाई। जब जो भेड़ होती है उसके बालों की क्या करते हैं? पहले नंबर पे कटाई करते हैं। उसके बालों को गर्मी के मौसम में मशीन के द्वारा या हाथ से बालों को काट लिया जाता है। गर्मी इसलिए काटते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में अगर काटेंगे तो भेड़ों को ठंड लग सकती है, इसलिए गर्मी में काटते हैं। दूसरा स्टेप होता है काटने के बाद अभिमार्जन, यानी कि पानी की जो टंकी होती है उसमें इसको अच्छी तरह डाल के धुल देते हैं, जिससे कि इसमें जो चिकनाई है, धूल है और जो गर्दा है, ये सारी चीजें खत्म, चिकनाई, धूल, गर्दे खत्म करने के लिए, गर्द खत्म करने के लिए अभिमार्जन करते हैं। आजकल मशीनों का प्रयोग करने लगे हैं। तो 2 चरण हो गए, पहला चरण कटाई हो गई, दूसरा अभिमार्जन हो गया। तीसरा आता है छटाई। अभिमार्जन के बाद जो रेशे होते हैं उनको छाट लिया जाता है। अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई और हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लेते हैं। छाटने के लिए चाहे तो मशीन लगाइए या तो अपने हाथ से आप छाट सकते हैं। तो हो गए चरण 3। चौथा चरण क्या आता है? कताई। कताई क्या होता है? अभिमार्जन से जो प्राप्त होने वाले रेशे होते हैं उनको सुखा लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? छोटे छोटे कोमल जो फूल वाले जो रेशे होते हैं उनसे ऊन के धागे बना लेते हैं। तो ऊन को धागे जो बनाते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई। यानी कि रेशों से धागे बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। 5वां चरण आता है रंगाई का। भाई जो भेड़ होती है, बकरी होती है, वो किस रंग की होगी? काले होगी, भूरे होगी, सफेद होगी, इसके अलावा कोई रंग की तो होती नहीं है। तो हमको कई रंग के ऊन चाहिए, तो इसमें हम रंग देते हैं। रंग डालने से क्या होते हैं? ये आपस में रेशे गुत्थम गुत्थी हो जाते हैं, मुलझ जाते हैं। तो अगला चरण फिर करना पड़ता है ऊनी धागा बनाना। इस चरण में क्या होता है? रंगाई पश्चात जो रेशे होते हैं, गुथे होते हैं, उनको सुलझा कर सीधा कर लेते हैं। फिर इनको लपेट के धागा बना लेते हैं। लंबे रेशों को काट कर स्वेटरों को बुनाई में और छोटे वालों को वस्त्र बनाने में भी प्रयोग कर लेते हैं, ऊनी वस्त्र बना लेते हैं। जो ये कार्य करते हैं, उनके कार्य करते हैं, तो उनमें देखा गया है उन कारीगरों में एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का संक्रमण भी हो जाता है, जिससे कि उनमें सोरटर्स नामक रोग देखने को मिलता है। क्योंकि अभी प्रश्न यहां देखिए चरण नंबर 6 हुआ, यहां तक ये प्रश्न नंबर 8वें का उत्तर यहां तक खत्म हो गया, यहीं से उत्तर 8वें का खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे अधिक भेड़ कहां पाई जाती है? चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, फिर भारत में।
भारत का तीसरा स्थान है। अगर गुणवत्ता की बात करें, सबसे अच्छी मेरिनो भेड़ें न्यूजीलैंड में पाई जाती हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का जो ऊन होता है वो न्यूजीलैंड में होता है। अगला आता है जो जंतु रेशा, वो है रेशम। ये प्राकृतिक रूप से रेशम होता है, रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। प्राचीन काल से जो राजा महाराजा रहते थे वो लोग भी रेशम के कपड़े पहनते थे। ये क्या होते हैं, जो वस्त्र होते हैं ये हल्के होते हैं, चिकने होते हैं, मजबूत, टिकाऊ होते हैं, आकर्षक होते हैं। रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ है? चाइना में हुआ है, चीन में हुआ है। वर्तमान में सबसे अधिक जो रेशम का उत्पादन है वो चीन में ही हो रहा है। भारत में कुल रेशम के उत्पादन का 13% भारत में उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है या अगला टॉपिक है रेशम कीट का जीवन चक्र। उत्तर नंबर 9 यानी प्रश्न नंबर 9 जो था वो रेशम कीट का जीवन चक्र से संबंधित है। इसका उत्तर यहाँ शुरू होता है। आप लोग यहाँ से इसको देख लीजिए, ध्यान से इसको उत्तर लिख लीजिए चाहिए यहीं से। इसमें कह रहा है रेशम कीट के जीवन चक्र को बताइए। रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक आदि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है जो शहतूत के पत्तियों की निचली सतह पर चिपके होते हैं। इन अंडों से सफेद रंग के लार्वा निकलते हैं जिसे कैटरपिलर, इल्ली या लार्वा कहा जाता है। ये क्या करते हैं, ये जो कोमल कोमल पत्ती होती है पौधे की उसी को खाते हैं, 4-6 हफ्ते तक खाते हैं, वृद्धि करते हैं, फिर अगली अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। रेशम कीट के जो लार्वा में एक विशेष तरह की ग्रंथि होती है उसको हम कहते हैं रेशम ग्रंथि। इस ग्रंथि से बहुत ही महीन चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो जिसमें प्रोटीन काफी मात्रा में होती है। और जब लावा जो चलता है तो 8 के आकार में चलता है, 8 के आकार में। और अपने चारों ओर जो ये चिपचिपा पदार्थ होता है, लसदार पदार्थ होता है, इसको ऊपर अपने क्या होता है लपेटते हुए चला जाता है। हवा से ये सूख जाता है और सूखने की वजह से क्या होता है, ये प्यूपा के रूप में बदल जाता है। और प्यूपा के अंदर ये इसका जो जीव होता है प्यूपा के अंदर पहुंच जाता है, ऊपर खोल बन जाती है। तो रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफेद गोलाकार संरचना बन जाते हैं। इन प्यूपा युक्त रचनाओं को हम कोया या कोकून भी कहते हैं। कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होता है और वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अंत में रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है और अपना जीवन चक्र पूरा फिर से वापस प्रारंभ कर देता है। इस चित्र को आप देख सकते हैं, 8वें में इसका चित्र भी बनाना है रेशम कीट का जीवन चित्र। यहाँ पर वयस्क कीट है, इसके बाद पत्ती पर अंडे दिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे अंडे दे दिए, इसके बाद लार्वा बना, इल्ली, इल्ली से वापस कोकून, कोकून से वयस्क रेशम। ये एक चरण के माध्यम से होता है। तो चित्र आप लोग देख के ध्यान से इसको बना लीजिए कॉपी पर अपने। रेशम कीट पालन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसका नाम है सेरीकल्चर। रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम कीटों को पालन करते हैं उस विज्ञान को बोलते हैं सेरीकल्चर। ये कहाँ है, कर्नाटक के मैसूर और बेंगलुरु में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम में भी काफी पैदावार होती है। नैनीताल और हल्द्वानी भी इसके लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा असम, झारखंड में भी कुछ किसान इनकी खेती करते हैं। मादा कीट ज्यादा बड़ा होता है, नर छोटा होता है रेशम का, और एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। इसको किसान क्या करते हैं, कागज या कपड़े में इसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो कीट रेशम कीट पालते हैं उनको बेच आते हैं। फिर वो लोग वहां पर अच्छा तापमान, अच्छी नमी और सारी चीज देकर वापस लार्वे को विकसित कर लेते हैं ट्रे पर। और ट्रे पर क्या करते हैं, वो हरे ताजे पत्ते बिछा देते हैं। तो जो लार्वा होते हैं उस पत्तियों को खाते रहते दिन रात, मोटे मोटे हो जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इनकी सफाई भी लगातार हम करते रहते हैं। 25 से 30 दिन तक लार्वा पत्ती खाते रहते हैं। उसके बाद क्या होते हैं कि खाना बंद कर देते हैं। कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छे बनाए जाते हैं। कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कच्छों से ये बाहर निकलने लगते हैं। इस बांस की ट्रे में छोटी छोटी रॉय की टहनियां रख दी जाती है जिससे कि कोकून जिसमें से चिपक जाए। अब कोकून बन चुके हैं तो इससे रेशम कैसे प्राप्त होगा, वो कोकून बन जाने पर क्या करते हैं, इनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को इकट्ठा करके इनको उबलते हुए पानी में करीब 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको 10-15 मिनट तक गर्म करते हैं, उबालते हैं। इससे कोकून के ऊपर जो खोल बनी होती है, लिपटी रेशों की रेशे से जो चिपके होते हैं वो भी क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। और इससे हमको बहुत अच्छे क्वालिटी का रेशम प्राप्त हो जाता है। यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आता है। इससे क्या होगा, जो रेशम की क्वालिटी होगी बहुत ही खराब हो जाती है। तो रेशम के उपयोग में
कोकून से जो रेशे निकालते हैं उस प्रक्रिया को बोलते हैं रेलिंग। रेशम निकालने के लिए जो कोकून को गर्म करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेलिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम के धागे बना लेते हैं। रीलिंग विशेष मशीनों के द्वारा होता है। रेशम के धागों की सुंदर रंगाई की जाती है जिससे ये रंग बिरंगे धागे के रूप में बदल जाते हैं। विशेष तौर पर अगर धागे की बात करें, धागे क्या होते हैं, चिकनाहट, चमक और मजबूती के लिए प्रसिद्ध होते हैं। कुछ अगर इनका टाइप्स हम देखें तो ये टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम और एरी रेशम के रूप में जाने जाते हैं। रेशम कीट एक कोकून से 300 मीटर से लेकर 900 मीटर तक लंबे रेशमी धागा को बना लेते हैं। 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए करीब 5500 कोकून की जरूरत पड़ती है। जब रेशम निकाला जाता है तो 1% कोकून को छोड़ दिया जाता है जिससे कि पुनः रेशम कीट बन सके। अब आइए जानते हैं दैनिक जीवन में इनका यूज क्या है। ऊन का उपयोग क्या है, स्वेटर, शॉल, कंबल, टोपी, जैकेट आदि बनाने में प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न और आगे आप लोग पढ़ेंगे इसको, यहां से ये उत्तर है। इस संभवतः 5वें का नंबर का उत्तर है ये, आया का जो भी देख लीजिएगा। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी वस्त्रों के बीच में वायु अधिक मात्रा में भर जाती है जो उसमें की कुचालक की भांति कार्य करती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने से तापमान स्थिर रहता है और ठंड नहीं लगती है। ये उत्तर हो जाएगा यहां तक। बाकी और उपयोग क्या है, कालीन, गलीचे, पावदान और घरेलू सामान बनाने में उनका प्रयोग होता है। रेशम का क्या उपयोग है, रेशम से जो कपड़े बनते हैं बहुत ही मुलायम, हल्के, चमकीले, लचीले, मजबूत और टिकाऊ होते हैं और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक होते हैं। इससे बने जो वस्त्र होते हैं वो किसी भी मौसम में आप पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेशम कपड़े ऐसे होते हैं। रेशम से बने हुए धागों से जो रेशमी बनारसी साड़ियां होती हैं, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और खास अवसरों पर ये पहने जाते हैं। आजकल कृत्रिम रेशम भी आ गए हैं जिससे वस्त्र बनना प्रारंभ हो गए हैं। वस्त्रों के अतिरिक्त रेशम से कुछ अन्य वस्तुएं भी बनते हैं जैसे कि पैरासूट है, बुलेट प्रूफ जैकेट है और ऑपरेशन के समय जो टाके लगते हैं उन टाकों को भी रेशम से बनाया जाता है। पहचानने की बात करें, कैसे पहचानेंगे रेशम असली है कि नकली है, तो कृत्रिम रेशम जो होता है उसको जलाएंगे तो सिकुड़ जाएगा और बहुत ही तीखी गंध निकालता है, क्योंकि शुद्ध रेशम को आप जलाएंगे तो बढ़िया अच्छी खुशबू निकलेगी और पूरे तरीके से वो जल जाता है, सिकुड़ता नहीं। प्रश्न नंबर 7 इसमें मिलेगा, इसका उत्तर क्या है, ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचा बनते हैं जबकि रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियां, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। यानी हम पाठ को पढ़ते पढ़ते ही ढेर सारे प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ये हुआ स्मार्ट स्ट्रेटेजी, जिससे कि आपका समय बचता है और हमारा भी समय बचता है और अच्छे से हम लोग समझ पाते हैं। चलिए अब बाकी जो प्रश्न जो अभी हल नहीं किए गए हैं ऊपर उनको देख लेते हैं। ऊन धारण करने वाले जंतु कौन से होते हैं, ऊंट, याक, अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी या एल्पेको लामा सभी होते हैं। सही उत्तर यहाँ लगा देना है। भेड़ और रेशम कीट क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, यहां लगा देना है चिन्ह। इसके अलावा अगला प्रश्न है, भेड़ों के रेशों को चिकनाई, धूल और गर्द निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसे क्या बोलते हैं, अभिमार्जन कहा जाता है। अगला है रेशम। रेशम क्या होता है, जंतु रेशा होता है। पहले स्थान बनना है। ऊन सामान्यतः पालतू भेड़ों के बालों पर पाया जाता है, तो बाल से प्राप्त होते हैं, इसमें बाल रख लेंगे। ऊन के रेशों के बीच वायु रुककर ऊष्मा की कुचालक कार्य करती है। फिर है रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट पालन विज्ञान क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर पढ़ लीजिए। प्यूपा के चारों ओर रेशम ग्रंथि से स्रावित पदार्थ से लिपटी रचना क्या कहलाती है, कोकून कहलाती है। रेशम उद्योग में कारीगर को एंथ्रेक्स नामक जीवाणु का संक्रमण हो जाता है। एंथ्रेक्स सही गलत चिन्ह लगाना है। कश्मीरी बकरी के बालों से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों को जड़ में काटते हैं, गलत। और देखिए यहाँ पर एक और देख लीजिए गा नंबर, ये 5वें गा नंबर का उत्तर यहाँ लिखा हुआ है और ये सही गलत के चिन्ह भी इसमें लगाना है। अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों को चयन की प्रक्रिया वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। यहाँ से एक चिन्ह लगा देंगे, सही है। और प्लस 5वें गा का उत्तर भी यही होगा। सिल्क का धागा प्राप्त करने के लिए प्यूपा से
वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को उबलते पानी में डाला जाता है। बिल्कुल सही बात है। रेशम कीट के अंडे से प्यूपा निकलते हैं, गलत है, बिल्कुल गलत है ये। रेशम कीट के अंडे से क्या निकलता है? लार्वा निकलता है। ठीक है, अब लगाना है तीर लगाना। अभिमार्जन का तीर लगा देंगे सीधा काटी गई ऊन की सफाई के लिए। कोकून क्या होता है? रेशम के रेशे उत्पन्न करता है। या क्या होता है? ऊन देने वाला जंतु होता है। इसके अलावा शहतूत की पत्ती क्या होती है? रेशम कीट का भोजन होती है। रीलिंग क्या होती है? रेशम के रेशों का संसाधन होती है। इस प्रकार ये चीजें दिखने को मिलती है। प्रश्न नंबर 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। दिया हुआ है ऊन किसे कहते हैं? उन जंतुओं का नाम लिखिए जिनसे ऊन प्राप्त होता है। तभी हमने शुरुआत में जब पढ़ा था तो 5वें का ये ऊन वाला प्रश्न हम ऑलरेडी हल कर चुके हैं। यानी कि भेड़ के त्वचीय बाल जो होते हैं उनको हम ऊन कहते हैं। और ऊन किससे प्राप्त होता है? भेड़ से, बकरी से, ऊंट से, इनसे प्राप्त होता है। इसका उत्तर आप लोग पहले से ऑलरेडी देख चुके हैं। अगला है ऊन प्राप्त प्रदान करने वाली भेड़ों के कुछ भारतीय नस्लों के नाम लिखिए। इसको भी हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक हमने अभी पहले ही बताया है वीडियो में शुरुआत में। फिर से दोबारा चला के देख के लिख लीजिएगा। 1 से लेकर 6 तक जो भेड़ नस्लें हैं वो लिखी हुई हैं। जैसे बकरवाल इस टाइप से हैं, सारी 6 प्रकार की नस्लें हैं। फिर है वर्णात्मक प्रजनन से आप क्या समझते हैं? अभी हमने इसके बारे में जस्ट बताया था कुछ देर पहले। ये यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है, अच्छी नस्ल के भेड़ों को जन्म देने के लिए मुलायम बालों वाली विशेष भेड़ों को चयन प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहलाती है। तो बच्चों का नंबर ये हो जाएगा उत्तर। घ नंबर की बात करेंगे, जाड़े में ऊनी वस्त्रों को पहनना क्यों आरामदायक होता है? अभी हमने चर्चा की थी जाड़े में ऊनी वस्त्रों के बारे में। ये नंबर को देख लीजिएगा। ऊनी वस्त्रों का प्रयोग ठंड से बचने के लिए किया जाता है। ऊनी रेशों के बीच वायु अधिक मात्रा में भर जाती है, उष्मा की कुचालक की भांति कार्य करती है। इस प्रकार सर्दी के मौसम में ऊनी वस्त्र पहनने पर शरीर का ताप स्थिर रहता है और ठंड हमें नहीं लगती है। वीडियो को रोककर ऐसे ही इसको आंसर आप लोग लिख लीजिए। दिया हुआ है रेशम प्राप्त करने वाले रेशम कीट के कोकून को उबलते हुए पानी में क्यों डालना आवश्यक होता है? इसका उत्तर भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो डालते हैं क्योंकि कोकून अगर नहीं डालेंगे तो कोकून क्या होगा? उसका जो कीड़ा होगा वो बाहर निकल आएगा काट के और रेशम खराब हो जाएगा। रेशम कीट के विभिन्न किस्मों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशम के रेशों के नाम लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर यह हो जाएगा यहाँ से। विभिन्न रेशम कीटों से तसर रेशम, मुर्गा रेशम, पूसा रेशम और एरी रेशम प्राप्त होते हैं। इसके बाद है 7वां, ऊन और रेशम के दो उपयोग। ऊन से और रेशम के क्या उपयोग है ये हमने बताया। ये उत्तर लिखा, ऊन से स्वेटर, साल, कंबल, कालीन बनते हैं, जबकि रेशमी धागों से रेशमी साड़ियां, घाघरा, चोली, चूड़ीदार, शेरवानी बनती। ये हो गया उत्तर नंबर 7। उत्तर नंबर 8 की बात करें, भेड़ों के रेशों से ऊन के संसाधित करने के विभिन्न चरण, तो जो चरण बताए गए थे 5 चरण, वही 5 चरण इसमें लिख देने हैं। इसके अलावा रेशम कीट की जीवन चक्र का सचित्र वर्णन ये भी हम पहले ही करा चुके हैं। इसको वीडियो को शुरुआत में जाके फिर से देख लीजिएगा। यह रेशम कीट के जीवन चक्र का पूरा वर्णन आपको मिल जाएगा। तो बस ये वीडियो यहीं तक, चैप्टर कंप्लीट हुआ, दूसरा चैप्टर। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।